Hello students, today we are going to discuss our next chapter, chapter number 22, Income Tax Authorities. Income Tax Authorities के बारे में हम बात करेंगे. Income Tax Authorities क्या है, कितनी है, कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनके राइट्स रहेंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ रहेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका कंट्रोल, उनके फंक्शंस सभी इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं. इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि जो इनकम टैक्स का काम होगा, इनकम टैक्स की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, उन्हें करने वाली कौन कौन सी अथॉरिटीज़ रहेंगी. तो दिस इज़ द चैप्टर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स वन बाय वन. फर्स्टली हम ले रहे हैं अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल. इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल कौन कौन सी अथॉरिटीज़ रहेंगी, उन अथॉरिटीज़ के अंडर क्या क्या काम रहेगा, कंट्रोलिंग पावर्स, ये सब बातें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं. एज पर सेक्शन 116 हमारे पास जो अथॉरिटीज़ रहेंगी, सबसे पहले द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT. सेकेंडली प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स DGI, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CCI, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ टैक्स अपील्स. नेक्स्ट नंबर 4 एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. नेक्स्ट अथॉरिटी डेप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स. ये सभी अथॉरिटीज़ हैं जो अलग अलग लेवल वाइज काम करेंगी. जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं ताकि काम को अच्छे से स्मूथली रन अप किया जा सके. तो यहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के चैप्टर में भी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें अलग अलग जॉब्स पर अपॉइंट किया गया है और उनके जो फंक्शंस हैं उनके पोजीशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे. तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज़. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक पावर्स की हम बात करेंगे. पावर्स अलग अलग अथॉरिटीज़ की जो पावर्स हैं, जिसमें सबसे पहले पावर्स हैं हमारे पास पावर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT की पावर्स. CBDT की जो पावर्स हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिए गए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स लिए गए हैं कि किन किन पावर्स को जो है CBDT के अंडर अप्लाई किया गया है. बेसिकली CBDT क्या है? CBDT इज़ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ये जो बोर्ड है बनाया गया है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963. दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. इनका वन ऑफ द जो मेंबर है, दिस इज अपॉइंटेड बाय द एज चेयरमैन. पावर्स इसकी रहेंगी. क्या क्या पावर्स हैं? फर्स्टली CBDT कैन मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स. अंडर सेक्शन 295 हमें यहाँ कहा गया है कि CBDT जो है रूल्स को बना सकती है. पावर्स इन्हें दी गई हैं रूल्स को बनाने के लिए. अंडर सेक्शन 296 द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल ले दीज रूल्स बिफोर द पार्लियामेंट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर दे आर मेड फॉर इट्स अप्रूवल. यानी सबसे पहला जो फंक्शन या पावर रहेगी वो रहेगी CBDT की रूल्स को बनाने की पावर. सेकेंडली पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस. CBDT के पास पावर है कि वह डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस को इशू कर सकती है. अलग अलग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो कि प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, इशू कर सकें डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को इन अ पर्टिकुलर मैनर
requiring any income tax authority to make a particular assessment or to dispose of a particular case in a particular manner. किस पर्टिकुलर केस को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, उसका तरीका भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया जा सकता है बाय सीबीडीटी. बी पॉइंट, which interferes with the discretion of the commissioner appeals in the exercise of his appellate functions. यानी जो कमिश्नर अपील है उन्हें भी जो है फंक्शंस के लिए डायरेक्ट करती है. तो दिस इज अ पावर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 1. Thirdly, power to authorize income tax authorities to admit application. सीबीडीटी जो है ऑथराइज करती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें, एडमिट कर सकें. फॉर अवॉइडिंग जेन्युइन हार्डशिप इन एनी केस और क्लास ऑफ केसेस, इट मे इशू ऑर्डर्स authorizing any income tax authority to admit an application or claim for exemption, deduction, refund or any other relief under this act after the expiry of the period specified for this purpose. यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ये जो है अथॉरिटीज़ जो हैं रिगार्डिंग एग्जाम्पशन, डिडक्शन, रिफंड, कोई भी रिलीफ है तो इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई एप्लीकेशंस हैं तो उन्हें ये चेक कर सकती हैं. पावर दी गई है इन्हें आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, जिस स्पेसिफाइड पीरियड में वो होना चाहिए, अगर उसके बाद ऐसा कुछ एडमिट किया जाता है तो अंडर सेक्शन 119 सबसेक्शन 2. दिस इज थर्ड वन. कमिंग टू द नेक्स्ट पावर्स ऑफ सीबीडीटी, जिसमें हमारे पास है नेक्स्ट पावर नंबर 4, पावर टू रिलैक्स कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट. अगर बोर्ड को लगता है कि किसी जेन्युइन हार्डशिप को ध्यान में रखते हुए कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से, पर्टिकुलर एक्शन से अगर उस रिलैक्स करना है तो रिलैक्स भी कर सकता है. यानी बोर्ड आपको परमिशन दे सकता है कि अगर आपको अंडर सेक्शन 14 to 59 और 80A to 80U रिडक्शन क्लेम करते हुए अगर आपको किसी चीज़ में रिलैक्सेशन चाहिए जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो अथॉरिटीज़ आपको ऐसी परमिशंस दे सकते हैं. ऐसी पावर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास रहती हैं. लेकिन कुछ कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसा कि फर्स्टली द डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सच रिक्वायरमेंट वाज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द असेसी. कि जो डिफॉल्ट हुआ, जो गलती हुई वो असेसी के कंट्रोल से बाहर थे कारण जिस वजह से हुआ. यानी अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई और अगर असेसी अब उस डिफ़ॉल्ट के लिए जो रिलैक्सेशन मांग रहा है तो यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो गलती हुई थी वो असेसी के कंट्रोल से बाहर थी. यानी असेसी चाहकर भी उसे करेक्शन नहीं कर सकता था. सेकेंडली, असेसी हैज़ कंप्लाइड विद सच रिक्वायरमेंट बिफोर द कंप्लीशन of assessment in relation to the previous year in which such deduction is claimed. वो सारी की सारी असेसमेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो असेसी ने पूरी की हैं. हैज़ कंप्लाइड विद सच रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पावर टू अपॉइंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ अथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अथराइज करती है तो बोर्ड के पास राइट है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट कर सकता है जो कि उसके रैंक से बिलो आएंगे. जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड के पास राइट है अपॉइंटमेंट करने का सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 के अंडर. नेक्स्ट, पावर ऑफ अथराइजेशन. पावर ऑफ अथराइजेशन में आपको कह रहे हैं कि इट मे अथराइज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ as may be necessary to assist it in the execution of its functions. अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव या मिनिस्ट्रियल स्टाफ की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है तो बोर्ड के पास ये राइट है, वो ऐसी अपॉइंट कर सकते हैं या ऑथराइज कर सकते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ऐसी अपॉइंटमेंट्स के लिए अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3. नेक्स्ट, पावर टू डिक्लेयर कंपनी. यहाँ पर राइट रहेगा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को एज ए कंपनी डिक्लेयर करने का इन ए पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर. यहाँ बोर्ड के पास पावर्स हैं
that it can declare any institution, association or body as a company for any assessment year under section 2 subsection 17 subsection 4. Next, point number 8, under section 11 subsection 1 C, the board can issue directions that income from property held under trust shall not be included in the total income of the recipient. यानी कि जो आपकी ट्रस्ट के अंडर प्रॉपर्टी है वो टोटल इनकम में नहीं आनी चाहिए रेसिपिएंट की इनकम। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, the board may entertain applications of objection regarding the detention of books of account or other document under section 132 subsection 10। जो बोर्ड है वो एप्लीकेशन, जो ऑब्जेक्शंस आ रही हैं जिसमें रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी बोर्ड जो है एप्लीकेशंस को देखेगा, चेक करेगा और फिर उसके ऊपर अपना जो है पावर ऑफ डिसीजन अप्लाई करेगा। नेक्स्ट, power to direct authority higher in rank to perform functions of authority lower in rank। यहाँ पर जो हायर रैंक की अथॉरिटीज़ हैं उनको लोअर रैंक के रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस के लिए इंस्ट्रक्शंस देना है वो भी बोर्ड इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे कि इट मे अथराइज एनी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल or director general or principal director or director to perform such functions of any other income tax authority as may be assigned to him by the board। यानी एक के फंक्शंस दूसरे को परफॉर्म करने के लिए जो बोर्ड है इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। जैसे एक्सप्लेनेशन करते हुए कह रहे हैं, any income tax authority being an authority higher in rank may if so directed by the board exercise the powers and perform the functions of income tax authority lower in rank। अपने से नीचे वाली रैंक के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके फंक्शंस को पूरा करने के लिए हायर अथॉरिटी को भी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं बाय द बोर्ड। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11, इट मे एम्पावर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर or commissioner to issue orders that the powers and functions assigned to the assessing officer in respect of any specified area or person or incomes or class of incomes shall be exercised by an additional commissioner or an additional director or a joint commissioner or a joint director। यहाँ इशू किए जा सकते हैं ऑर्डर्स फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर सेक्शन 120 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन बी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 12, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन। कंकरेंट जुरिस्डिक्शन यहाँ कह रहे हैं कि इट मे रिक्वायर 2 और मोर असेसिंग ऑफिसर्स टू फंक्शंस कंकरेंटली। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा असेसिंग ऑफिसर इकट्ठा काम को कंकरेंटली जो है काम को परफॉर्म कर सकते हैं अंडर सेक्शन 120 सबसेक्शन 5 आपसे ऐसा कहा गया। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 13, डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन। डिस्प्यूट रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन होता है पर्टिकुलर एरिया वाइज जो आपके फंक्शंस रहते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं आपसे, वेयर असेसिंग ऑफिसर्स फ्रॉम हुम द केस इज टू बी ट्रांसफर्ड and the assessing officer to whom the case is to be transferred are not subordinate to the same principal director general or director general or principal chief commissioner or chief commissioner or principal commissioner or commissioner and the transferee authority are in not in agreement, the order of transfer may be passed by the board। अगर बोर्ड को लगता है कि चीज़ें इंटरैक्ट नहीं हैं और चीज़ों में जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कत है, उसे उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स बोर्ड जो है इजीली पास ऑन कर सकता है अंडर सेक्शन 127। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 14, अथराइज अथॉरिटी फॉर सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर मतलब जब्त कर लेना, खोजबीन, जांच करना, जांच पड़ताल करना। जो बोर्ड है अथराइज कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर को, एडिशनल कमिश्नर को, ज्वाइंट डायरेक्टर को, ज्वाइंट कमिश्नर को टू टेक द स्टेप्स रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 132। 132 में आपसे ऐसा कहा गया है। द नेक्स्ट, ऑर्डर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू ऑफिसर एक्सेट्रा ऑफ अदर डिपार्टमेंट इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट को अवेल कराना
लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ऐसी जो डीलिंग है, जो ऐसी आपकी ट्रांसफ़र है, उस ट्रांसफ़र से पब्लिक इंटरेस्ट जो आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। The board may order for furnishing of any information to an officer, authority or body performing the functions of the imposition of any tax, duty or cess or dealing in foreign exchanges under FEMA or any other officer or authority functioning under any other law as may be in public interest and necessary to enable that officer or authority to perform his functions under section 138. So these are the different types of powers which the board may apply, जो कि बोर्ड को दी गई हैं पावर्स, और वो पावर्स बोर्ड जो है अप्लाई कर सकता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टैक्स पेयर्स चार्टर। टैक्स पेयर्स चार्टर क्या है? सेक्शन 119A में आपसे कहा गया है, इट हैज़ बीन इंसर्टेड ए न्यू सेक्शन 119A in the act to empower the board to adopt and declare a taxpayers charter and issue such orders, instructions, directions or guidelines to other income tax authorities as it may deem fit for the administration of charter, जैसा कि सही लगता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। दिस इज द टैक्स पेयर्स चार्टर। ये तो थी हमारी पार्ट्स बोर्ड की, सीबीडीटी की। अब जैसे बोर्ड है ऐसे ही और भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जो अदर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर, उनके पास भी पावर्स रहेंगी। बहुत सी पावर्स ऐसी हैं जो ऊपर डिस्कस की गई हैं, बोर्ड के पास हैं तो इन अथॉरिटीज़ के पास भी रहती हैं। तो बहुत सी पावर्स की सिमिलरिटी यहाँ पर रहेगी। बट वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। डिफरेंट पॉइंट्स आपके रहेंगे। फर्स्टली, इफ अथॉराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट they may appoint income tax authorities below the rank of an assistant commissioner or deputy commissioner under section 117 subsection 2. Secondly, बोर्ड के बाद अगर बोर्ड अथराइज कर देता है तो इन अथॉरिटीज़ के पास राइट है कि ये एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल स्टाफ जितनी की रिक्वायरमेंट है, जितना नेसेसरी है, उसे अपॉइंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3. देन थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर चाहें तो एक या एक से ज़्यादा असेसिंग ऑफिसर जो उनके सबॉर्डिनेट हैं उनके केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अंडर सेक्शन 127 एज पर द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, स्थिति के अनुसार जैसा इन्हें ठीक लगे. चौथा, डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और साथ जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर अगर बोर्ड उन्हें अथराइज करता है और एनी सच डेप्टी डायरेक्टर और डेप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर जैसा कि अथराइज बाय डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर सर्च और सीजर के लिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अंडर सेक्शन 132. यानी सर्च और सीजर, खोजबीन, जांच पड़ताल या जब्त करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो इसके अंडर दी जा सकती है सेक्शन 132 में. नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर जो है शैल बी कॉम्पिटेंट टू मेक एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट. उनके पास राइट है कि वो किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इंक्वायरी जो है वो करा सकते हैं अंडर सेक्शन 135. सेक्शन 135 में कहा गया है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अंडर सेक्शन 138 क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर एक एप्लीकेशन लगाई जाती है बाय द टू द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर टू सप्लाई सच इंफॉर्मेशन relating to any assessee as received or obtained by any income tax authority in the performance of the functions under this act, he may, if he is satisfied that it is public interest to do so, order the furnishing of such information to the applicant. अगर उन्हें लगता है कि इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 138. नेक्स्ट, under section 151 subsection 1, chief commissioner or commissioner is authorized to sanction issue of notice for reassessment
अंडर सेक्शन 148 आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years, 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी रीअसेसमेंट के लिए अगर ऑर्डर देना है तो ये अथॉरिटीज ऑर्डर पास ऑन कर सकती हैं। सेक्शन 245 में नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, वेयर अ रिफंड इज फाउंड टू बी ड्यू टू एनी पर्सन, चीफ कमिश्नर और कमिश्नर may order the set off of the sum to be refunded against the sum if any remaining payable to him under this act. अगर किसी भी पर्सन को कोई भी रिफंड का अमाउंट बैलेंस बनता है उसे दिया जाना चाहिए तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन ये पास ऑन कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 245 आपसे कहा गया है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 9, अगर कमिश्नर को लगता है that any order passed under this act by the assessing officer is erroneous, कि वो डिसीजन ठीक नहीं हुआ, and that is prejudicial to the interest of the revenue, जिससे रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, he may pass such order thereon as is justified, including an order enhancing or modifying the assessment or cancelling the assessment and directing a fresh assessment, जिससे कि एक नई असेसमेंट के लिए वो ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 263। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, इन द केस ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन द वन रिवाइज्ड अंडर पॉइंट 10 अबव, कमिश्नर में आइदर ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन बाय द असेसी फॉर रिवीजन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग under this act in which any such order has been passed and after making a necessary inquiry may pass revised order which should not be prejudicial to the assessee under section 264. Next, point number 11, commissioner may reduce or waive the penalty. अगर किसी पर्सन के ऊपर किसी भी असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है तो कमिश्नर उसे जो है रिमूव करने का, रिड्यूस करने का, हटाने का ऑर्डर पास ऑन कर सकता है अंडर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 अगर कोई लगाई गई है पेनल्टी। दिस इज द अंडर कंसीलमेंट ऑफ इनकम कंसेप्ट अंडर सेक्शन 273A। पॉइंट नंबर 12, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल हैज द पावर टू अप्रूव द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन और वेवर ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 271 subsection 1 subsection C issued by the commissioner if the amount of income concealed or amount of inaccurate income furnished exceeds rupees 5 lakh। अगर वो इनकम 5 लाख से ज़्यादा है जो कंसील की गई है उसके रिगार्डिंग कोई पेनल्टी लगाई गई है तो उसके लिए भी रिडक्शन और वेवर ऑफ पेनल्टी के लिए जो ऑर्डर पास ऑन कर सकता है चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल अंडर सेक्शन 273A सबसेक्शन 2B। Next, point number 13, where the assessing officer is of the opinion that the purpose of protecting the interest of revenue, it is necessary to attach the property of the assessee, he has to obtain prior approval of the Director General or Chief Commissioner for issuing such orders under section 281B. Next, the Chief Commissioner or Director General can reduce or waive interest payment under section 234A, 234B and 234C in the prescribed circumstances. चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं, वेव भी कर सकते हैं कोई इंटरेस्ट पेमेंट अगर बनती है अंडर दीज सेक्शंस। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 15, डायरेक्टर जनरल और चीफ कमिश्नर और कमिश्नर may order requisition of books of accounts or any property which is in the possession of the custody of any officer or authority under any other law, section 132A. Last but not least, point number 16, under section 244A subsection 2 आपसे कहा गया है, in the case of interest payable by the government on delayed refunds where any question arises as to the period to be excluded for calculation of interest, such question shall be decided by the chief commissioner or commissioner whose decision shall be final. These are the powers of Director General or Chief Commissioner or Commissioner. Now coming to the next authorities powers, जिसमें हम बात करेंगे powers of Joint Commissioner, Assistant Director और Deputy Director। आगे के पॉइंट्स, आगे के अथॉरिटीज की हम पावर्स की बात करेंगे जिसमें आपसे कह रहे हैं
फर्स्ट पार्ट, द ज्वाइंट कमिश्नर और असेसिंग ऑफिसर shall have all powers to call for information under section 133. सेक्शन 133 में जो ज्वाइंट कमिश्नर और असेसिंग ऑफिसर है, इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की मांग सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल अप कर सकते हैं. सेकेंडली, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और असेसिंग ऑफिसर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन एरिया में वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, जहाँ पर सर्वे करने की ज़रूरत है या कोई भी नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. इसके लिए उन्हें अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वो इसके लिए जो अप्रूवल ले सकते हैं अंडर सेक्शन 133A. थर्डली, ज्वाइंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और एन असेसिंग ऑफिसर मे एंटर एनी बिल्डिंग within his jurisdiction or any building or place occupied by any person in respect of whom he exercises jurisdiction for the purpose of collecting any information which may be useful for relevant to the purpose of this act under section 133B आपसे कहा गया. चौथा पॉइंट, ज्वाइंट कमिश्नर और एन असेसिंग ऑफिसर may inspect and take copies of any registers of the members, debenture holders और mortgages of any company under section 134. किसी भी कंपनीज के जो मेंबर्स हैं, उनके रजिस्टर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, मोर्गेजेस हैं, वो सब कॉपीज जो हैं ये कैरी ऑन कर सकते हैं, ले सकते हैं. नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 135, द ज्वाइंट कमिश्नर shall be competent to make any inquiry under this act and for this purpose shall have all the powers that an assessing officer has under this act in relation to the making of the inquiries. Next, point number 6, the assessing officer may serve notice under section 142 or under section 148 for making any inquiry before the assessment. Next, point number 7, the assessing officer has the power to make an assessment under section 143, 144, 147. जो असेसिंग ऑफिसर है उससे पावर्स दी गई हैं असेसमेंट के लिए इन सेक्शंस में 143, 144 और 147 में. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, ज्वाइंट कमिश्नर में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड और एनी प्रोसीडिंग इन विच एन असेसमेंट इज पेंडिंग and if he considers necessary he may issue such directions as he thinks fit to the assessing officer under section 144A. Next, point number 9, the joint commissioner, assessing officer, इनके पास सेम पावर्स रहेंगी जैसा कि दी गई हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर, वो सेम पावर्स इनके पास रहेंगी अंडर सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 में. लास्ट 10th पॉइंट, इफ द असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्टी डायरेक्टर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट एनी इनकम हैज बीन कंसील्ड और इज लाइकली टू बी कंसील्ड, कोई भी पर्सन अगर किसी भी इनकम को कंसील करने की कोशिश कर रहा है, he shall be competent to exercise all powers under subsection 1 of the section 131. This is under section 131 subsection 1A. These are the next parts of the deputy director. Next, assessing officer की power. assessing officer के लिए कह रहे हैं, an assessing officer means the assistant commissioner, deputy director, deputy commissioner, assistant director or income tax officer who is vested with the relevant jurisdiction by virtue of directions or orders issued by the CBDT, and it also includes additional commissioner, additional director, joint commissioner, joint director who is directed to exercise or perform all or any of the powers and functions conferred on or assigned to an assessing officer. This is the meaning of assessing officer. Now the rights and duties of assessing officer. assessing officer की rights और duties क्या रहेंगी? पहला, he assesses the assesses who are in his jurisdiction, अपने एरिया के सभी assesses को assess कर सकता है. Secondly, if any income of the assessee has been under assessed or any excessive loss or relief or depreciation allowance has been allowed, he can reassess him. Thirdly, assessment के पर्पज से ही वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन को कॉल अप कर सकता है, डिमांड कर सकता है. चौथा,
He can record the statement of person on oath. पांचवा, at the time of hearing a case, he has all the powers which a court has under the Code of Civil Procedure 1908. 6. He issues a demand for payment of tax, interest and penalty and recovers these. Next, if the assessee has paid excess tax as advance tax, TDS etc., the grants the refund to him. He grants the refunds to him. 8th, if an assessee has to pay tax and he is eligible for a refund of excess tax paid with the prior approval of the commissioner, he can adjure the tax demand against such refund. 9th, he issues PAN number to the person who fall in his jurisdiction. 10th, if in his opinion a person is liable to pay tax but he has not furnished his return of income, he may issue a notice to him to furnish the return of income. 11th, he may inspect registers of a company and if necessary take a copy of any register of the members, debenture holders or mortgages. 12th, in his jurisdiction he can search a place etc. and seize the required books of accounts and other material. 13, on the direction of commissioner he may file an appeal against an order. 14th, he may rectify a mistake which is apparent from the record of his own or on application made by the assessee. So these are the powers of the assessing officer. Now the powers of commissioner's appeal. Similar points are repeated here again. कमिश्नर अपील की पावर्स क्या रहेंगी? जो कमिश्नर अपील है shall have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure 1908 under section 131. Commissioner appeals shall have the power to call for information under section 133. Commissioner appeal may inspect or take copies of any register of member, debenture holders or mortgages of any company, section 134. Commissioner appeal while disposing of an appeal shall have the following powers. In an appeal against an order of assessment may confirm, reduce, enhance or annul the assessment. In an appeal against an order imposing a penalty, he may confirm or cancel such orders or vary it so as either to enhance or to reduce the penalty. और जैसे भी ऑर्डर्स उन्हें ठीक लगते हैं वो इसके रिगार्डिंग पास ऑन कर सकते हैं. दिस इज अबाउट अंडर सेक्शन 251. सो provided that he shall not enhance or assessment or penalty or reduce the amount of refund unless the appellant has had a reasonably opportunity of showing causes against such enhancement or reduction. Next, inspectors of income tax. These are appointed by the Commissioner of Income Tax and are required to perform such functions as may be assigned to them from time to time either by the Commissioner or by authority under the whom they are working. तो कोई भी अथॉरिटी इन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकती है आगे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं. तो जैसा कि आपने देखा कंक्लूडिंग पार्ट में अगर हम लेकर चलें तो इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है, उन अथॉरिटीज़ के राइट्स और पावर के बारे में बताया गया है, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं, जिसमें CBDT के रिगार्डिंग आपके डायरेक्टर जनरल, चीफ कमिश्नर की पावर्स, डायरेक्टर्स की पावर, डिप्टी डायरेक्टर्स की पावर, असेसिंग ऑफिसर्स की पावर्स या लास्टली आपके इंस्पेक्टर्स की पावर्स, ये सब पावर्स आपको इस चैप्टर के अंदर दी गई हैं. And this is all about the chapter income tax authorities and thank you.